डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, स्नातक द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को संबोधित कर रही हूँ। और आज हम लोग राज्यपाल गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल और एक मंत्रिपरिषद होती है। संविधान के द्वारा राज्यों में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है और इस संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिपरिषद राज्य की कार्यपालिका सत्ता की वास्तविक प्रधान होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, लेकिन वह अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की जो नियुक्ति पद्धति है उसको अपनाया गया है और एक निर्वाचित राज्यपाल के स्थान पर मनोनीत राज्यपाल को अपनाने के कुछ विशेष कारण रहे हैं, जैसे कि निर्वाचित प्रधान वास्तविक शक्तियां ग्रहण कर सकता है और राज्य प्रशासन के मात्र वैधानिक प्रधान के स्थान पर वास्तविक प्रधान बन सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल और राज्यपाल में संघर्ष की स्थिति हो सकती है। राज्यपाल का प्रत्यक्ष निर्वाचन आम चुनाव के समय नेतृत्व की कठिन समस्या पैदा कर सकता है। चुनाव के समय प्रत्येक राजनीतिक दल का राज्य में एक नेता होना जरूरी है। तो यह नेता कौन होगा? राज्यपाल या मुख्यमंत्री? राज्यपाल नेता नहीं हो सकता क्योंकि वास्तविक सत्ताधारी मुख्यमंत्री है। राज्यपाल मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हो, यह भी बिल्कुल अनुचित लगता है। यदि राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित न होकर विधानमंडल द्वारा निर्वाचित हो तो मंत्रिमंडल और राज्यपाल में परस्पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होने की संभावना तो कम हो जाती है, लेकिन इस व्यवस्था में गंभीर दोष है। इस बात की आशंका है कि राज्यपाल के निर्वाचन में जो दल सहायक होंगे, राज्यपाल उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। राज्यपाल का निर्वाचन स्थायी रूप से तो होता नहीं है, अतः पुनर्निर्वाचित होने के लिए वह राज्य विधानमंडल के बहुमत दल को प्रसन्न करने की अनुचित इच्छाएं कर सकता है। प्रारंभ से ही जो संविधान निर्माता एक कमजोर केंद्रीय सरकार और शक्तिशाली राज्यों के पक्ष में थे और उस समय यह सोचा गया था कि राज्यपाल के निर्वाचन में राज्य की जनता को या राज्य विधानमंडल को शक्ति दी जानी चाहिए। लेकिन भारत की समस्याओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं के विचार बदले और उन्होंने केंद्रीय सरकार को पर्याप्त शक्तिशाली बनाए रखने का विचार किया। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की जनता द्वारा निर्वाचित राज्यपाल राज्य के प्रधान के रूप में कार्य करता, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। संविधान निर्माता चाहते थे कि राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में राज्य के संघीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। अतः राज्यपाल के संबंध में संघीय शासन द्वारा मनोनयन की पद्धति को अपनाया गया। राज्य की राजनीतिक स्थिति में राज्यपाल की भूमिका एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ एवं निर्णायक की है। यदि राज्यपाल को जनता या विधानमंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता तो संभावना इस बात की है कि राज्यपाल उसी राज्य का निवासी होता और इस बात की बहुत अधिक आशंका थी कि ऐसा राज्यपाल खुद भी दलबंदी या गुटबंदी का शिकार हो जाता। अतः सही रूप में यह सोचा गया कि एक निर्वाचित प्रधान की अपेक्षा मनोनीत राज्यपाल एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ और निर्णायक की भूमिका अच्छे से निभा सकेगा। इस प्रकार राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में कनाडा के संविधान का अनुसरण किया गया, जहां राज्यपाल की नियुक्ति गवर्नर जनरल के द्वारा होती है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की इस पद्धति की कई बार आलोचनाएं भी की गई है।
राज्यपाल नियुक्त होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए कुछ शर्तों का उल्लेख है। राज्यपाल संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा कि जिस दिन से उसने राज्यपाल का पद ग्रहण किया उस दिन से संसद अथवा राज्य के विधानमंडल से उसका पद रिक्त हो गया। राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। राज्यपाल को निशुल्क निवास स्थान मिलेगा तथा उसे वे सब वेतन भत्ते उपलब्धियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। उसके वेतन तथा भत्तों में उसके कार्यकाल में कोई अलाभकारी परिवर्तन न होगा। उसके वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होने के कारण मत निरपेक्ष होंगे। पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी होती है। संविधान के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकेगा। राज्यपाल पद एक बहुत ही गरिमापूर्ण पद है। बहुत ही व्यापक शक्तियां संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदान की गई है। राज्यों में राज्यपाल की वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की। दोनों की शक्तियों में कुछ क्षेत्रों को छोड़कर काफी हद तक समानता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है जिन्हें वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा संपादित करता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित है। समवर्ती सूची के विषयों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के अंतर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है, मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, मुख्यमंत्री से उसे कोई भी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। विधायी शक्तियों के अंतर्गत यदि बात की जाए तो राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक अविभाज्य अंग है। वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है, व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विघटित कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी जो राज्य विधानमंडल जो विधेयक पारित करता है उस पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक को अस्वीकार भी कर सकता है या पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा सकता है। यदि विधानमंडल दूसरी बार विधेयक पारित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के लिए वे विधेयक जो संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उच्च न्यायालय की शक्ति में कमी से संबंधित हो, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित रखे जा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्यपाल विधानमंडल की बैठक के बीच की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर हालांकि कुछ प्रतिबंध भी है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राज्यपाल राज्य विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे लोगों में से नामजद कर सकता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में व्यवहारिक ज्ञान हो। तो विधायी क्षेत्र में भी व्यापक शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त है। वित्तीय क्षेत्र में राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। वह व्यवस्थापिका के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है तथा उसकी सिफारिश के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती है तथा विधानमंडल से स्वीकृति की अपेक्षा में वह इस निधि से किसी प्रकार की व्यय की अनुमति दे सकता है। न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 161 के अनुसार जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों संबंधी किसी विधि के विरुद्ध
अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है या क्षमा भी कर सकता है। राज्यपाल को इसके अतिरिक्त अन्य कई शक्तियां प्राप्त है। राज्य लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य की आय व्यय के संबंध में महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करता है और उसे विधानमंडल के सामने रखता है। राज्यपाल यदि यह देखे कि राज्य में संविधान के अनुसार शासन संचालन नहीं हो रहा है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देकर राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। राज्यपाल एक तरह से संवैधानिक अध्यक्ष है और संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल की प्रमुख भूमिका है और कई बार यह भी माना गया है कि राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान द्वारा राज्यों में भी संघीय क्षेत्र के समान संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है और राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान है। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है। राज्यपाल जो है अपने जो कार्य करता है मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करता है, लेकिन यदि वास्तव में स्थितियों का विस्तृत अध्ययन किया जाए तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि वह केवल एक संवैधानिक प्रधान है। राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका है। संवैधानिक अध्यक्ष से कहीं अधिक भी राज्यपाल को माना गया है। संविधान सभा के यदि वाद विवादों का अध्ययन किया जाए तो हम देखते हैं कि संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्य शासन में उसकी शक्तियां वास्तविक न होते हुए भी राज्य शासन में उसका स्थान बहुत ही प्रतिष्ठित है। वह दलगत राजनीति से ऊपर होने के कारण निष्पक्ष होता है और राज्य के वास्तविक शासक सदैव ही आवश्यकता के अनुसार उससे मंत्रणा प्राप्त कर सकते हैं। राज्यपाल यदि प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो तो मंत्रिमंडल के बीच अनेक मतभेदों को दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकी शक्तियां भी है, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति। यदि राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है और बहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है तो राज्यपाल के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करे। लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नहीं है तो बहुमत वाले दल में नेता पद के लिए यदि एक से अधिक दावेदार है तो ऐसे में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल को मंत्रिमंडल को अपदस्थ कर राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकते हैं कि संबंधित राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। यह भी स्वविवेक शक्ति है राज्यपाल की। सामान्य रूप से राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है। यदि राज्यपाल को मुख्यमंत्री के बहुमत में संदेह हो जाए तो वह मुख्यमंत्री से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और मुख्यमंत्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार न किए जाने पर वह स्वयं अधिवेशन बुला सकता है। राज्यपाल को विशेष परिस्थितियों में विधानसभा भंग करने के संबंध में मुख्यमंत्री के परामर्श को मानने से इनकार करने की भी स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना ही विधानसभा भंग कर सकता है और मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की अनुमति देने के संबंध में भी राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्राप्त है। संवैधानिक व्यवस्था यह है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी भी पक्ष द्वारा मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। समय समय पर इसमें व्यवस्था में परिवर्तन हुए हैं और राज्यपाल स्वविवेक से कई कार्य कर सकता है। मुख्यमंत्री से किसी विषय में सूचना मांग सकता है। वह मुख्यमंत्री से कह सकता है कि वह किसी ऐसे मामले को जिस पर किसी मंत्री ने अकेले निर्णय लिया हो समस्त मंत्रिपरिषद के सामने
रखे। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को संवैधानिक अध्यक्ष कहा गया है, लेकिन वह नाम मात्र का अध्यक्ष नहीं है। एक व्यापक दायरा है राज्यपाल के कार्यों का, राज्यपाल की शक्तियों का। भारतीय संविधान में राज्यपाल की दोहरी भूमिका है, राज्य के प्रधान के रूप में, और वह भारत में संघीय सरकार का प्रतिनिधि है। संविधान निर्माता भारत में सहयोगी संघवाद को स्थापित करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने केंद्र और राज्य में सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए प्रशासनिक एकरूपता को ध्यान में रखा, और राज्यपाल के पद की व्यवस्था इसी आधार पर की गई। और राज्यपाल की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया गया। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण है, और राज्य में केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका महत्वपूर्ण है। लेकिन व्यवहार में कई बार केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, विशेष रूप से तब जब केंद्र में एक राजनीतिक दल की सरकार हो और राज्य में किसी एक विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विरोधी दलों की मिलीजुली सरकार हो। व्यवहार में जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं में परस्पर विरोध हुआ है, तब राज्यपाल ने केंद्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका को अधिक महत्व दिया है। तो कई बार जब विरोधी दलों की सरकारें होती है केंद्र और राज्य में, तब इस तरह की विरोध की स्थितियां सामने आती हैं। लेकिन अगर संतुलित रूप में कहा जाए तो राज्यपाल की केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह राज्यपाल करता है। अतः दोनों ही परिस्थितियों में सामंजस्य उत्पन्न किया जाना चाहिए।